देखा जाए तो इसमें किसमें आएगा हम लोग लोक राजस्व में। किसमें? लोक राजस्व, ठीक है ना। सरकारी लेन देन को लोक राजस्व कहते हैं। सरकारी लेन देन को कैसे कहते हैं? लोक राजस्व, है ना। पब्लिक फाइनेंस, ठीक है। लोक राजस्व दो भाग में, सार्वजनिक आय और एगो कची, है ना, सार्वजनिक व्यय। एगो सार्वजनिक आय है, एगो सार्वजनिक व्यय, ठीक है। मतलब कि, है ना, सार्वजनिक आय हो गया और सार्वजनिक व्यय दोनों मिलकर कुछ बनेगा लोक राजस्व। सरकारी के खरीदेंगे बेचेंगे, है ना, तो इसको कैसे कहेगा? लोक राजस्व, है ना। अच्छा, इसको कैसे कहता है कि सार्वजनिक आय दो प्रकार के, राजस्व आय से आएगा पूंजीगत आय से, ठीक है ना, जिसको हम लोग कैपिटल रिसिप्ट कहते हैं, इसको रेवेन्यू रिसिप्ट कहते हैं। और सार्वजनिक व्यय, राजस्व व्यय माने कि रेवेन्यू टैक्स, एगो पूंजीगत टैक्स माने का चीज कैपिटल एक्सप्लोनेशन, ठीक है। आय कहता है कि सार्वजनिक आय क्या है, सार्वजनिक आय क्या है, ठीक है। तो सार्वजनिक आय कहने का मतलब कि सरकार का कुल आय को सार्वजनिक आय कहते हैं। सरकार के जितना इनकम है उसे कैसे कहते हैं? सार्वजनिक आय। आय दो प्रकार के होते हैं। क्या प्रकार के? पहला राजस्व आय और दूसरा का पूंजीगत आय। राजस्व आय कैसे? वैसा है जिसे सरकार लौटाती नहीं है, राजस्व आय कहलाता है ना। अर्थात इस पर सरकार की देनदारी शून्य रहता है। केंद्र सरकार का राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत है निगम कर, नगर निगम कर जो होता है ना, इसमें सरकार कभी लौटाती नहीं राजस्व को, उस आय को, तो कैसे को कहते हैं? राजस्व आय। सरकार का राजस्व का सबसे बड़ा बिक्री स्रोत बिक्री कर, मानी कोई चीज बेचेगा तो उसके ऊपर जो टैक्स है वो जो है किसका है? सरकार का आय है, सरकार के इनकम है। आखिरकार सरकार चलाने के लिए पैसा चाहिए, तो पैसे कहाँ से लगा? तो कोई भी काम में टैक्स, बेचने पर टैक्स लगा देता है, ठीक है ना। और कच्चे पर नगर निगम साफ सफाई करता है, उस पर कैसे लगाता है? टैक्स। एक होता है पूंजीगत आय। कौन है? सरकार का वैसा धन जिसे सरकार लौटाना पड़ता है ना, और जिस पर सरकार की देनदारी रहती है, तो उसे कैसे कहते हैं? पूंजीगत आय। जैसे कि बैंक का पैसा बॉन्ड पेपर के रूप में जमा जाए, जैसे बॉन्ड पेपर के रूप में जमा किया सरकार बैंक में, पोस्ट ऑफिस में, तो उसको देनदारी है कि सरकार लौटाएगा, है ना। बैंक चोरी हो जाएगा तो मतलब कि कुछ देनदार थे हम दिए थे ना जी, तो हुआ था ना, उसे कि लौटाता है। अच्छा, सरकार अपने पूंजीगत आय को बनाए रखने के लिए कैशलेस पर विशेष से जोर देती है। पूंजीगत आय को बनाने के लिए सोचते हैं, सरकार सोचता है कि पैसा हमारा पास आ जाए, और जनता सोचती है कि सब पैसा हमारे पास आ। और मार्केट में जितना ज्यादा पैसा रहेगा, है ना, उतना ज्यादा सरकार के कच्चे होगा, अफरा तफरी होगा, है कि नहीं। इसलिए सरकार चाहती है कि कम से कम पैसा हो, लेकिन क्या करे, कहीं कहीं बड़े बड़े नोट छाप कर कहीं करप्शन को बढ़ावा दिया जाता है ना। जैसे कि 2000 की नोट आ गया, एगो नोट रहेगा 2000 पावर आदमी के पास, इसलिए नोटों की मात्रा जैसे कम से कम होनी चाहिए, तब सरकार का रहेगा, बेटर रहेगा। अच्छा, इसके बाद आता है सार्वजनिक व्यय। आए तो समझा, सार्वजनिक व्यय क्या होता है? सार्वजनिक कहने का मतलब है ना कि सरकार कुल व्यय को, सरकार जितना खर्चा करते है उस व्यय को कैसे कहते हैं? सार्वजनिक व्यय, ठीक है ना। ये भी दो प्रकार का होता है, एगो पूंजीगत व्यय और एगो राजस्व व्यय। पूंजीगत वर्ष मान व्यय मतलब कुछ, यह एक वर्ष से प्रारंभ होकर कई वर्षों तक धीरे धीरे हो रहता है, और यह बहुत बड़ा व्यय होता है ना। और इसमें ढांचागत विकास होता है, जैसे कि सड़क, पुल, है ना, एयरपोर्ट, ये सब बनाना, ये पूंजीगत व्यय है ना, जिसमें एक साल न लग कर कई साल लग सकते हैं। जैसे सड़क बड़ा बड़ा बनाना है ना, तो एक साल में थोड़ा ना हो जाएगा। और राजस्व व्यय, यह व्यय अल्पकालीन होता है, माने छोटा होता है, ठीक है ना। जिस वर्ष प्रारंभ होता है उसी वर्ष समाप्त भी हो जाता है, जैसे कि सहायता राशि, सब्सिडी, है ना। एलपीजी पर सब्सिडी शुरू में आया था, है ना, तो गैस में, है ना, तो सब्सिडी खत्म। तीसरा राजस्व व्यय, खर्चा हो ना, सब्सिडी माने कि तुमको से गैस के लिए दाम 500 का, और में से 200 लौटा दिया, है ना, कि कैसे होता है? सरकार के खर्च हो रहा है ना, यानी कि राजस्व व्यय में। अच्छा, एक आता है घाटा। घाटा कहने का मतलब क्या होता है कि जब व्यय माने कि खर्चा, व्यय माने कि खर्चा आय से अधिक हो जाए, है ना, तो इसे घाटा कहते हैं, है ना। कहने का कुछ घाटा कहने का मतलब कि आमदनी, है ना, 98 खर्चा रुपया, ये घाटा हो गया। माने कि आमदनी कम है और खर्चा ज्यादा है, तो कोचिंग में हो जाएगा घाटा, ठीक है। और घाटा कई प्रकार का होता है। पहला राजस्व घाटा। कौन घाटा? राजस्व घाटा कैसे निकालेंगे? तो राजस्व में जितना खर्च हुआ, है ना, और राजस्व से जितना आय था, इसको घटा देंगे। जैसे कि राज्य का जितना इनकम था, नगर निगम से लिया, है ना, सब्सिडी के रूप में लिया, बॉन्ड के रूप में लिया, सबसे आय हो गया इसका, ठीक है ना। लेकिन और खर्च भी तो हुआ, है ना, सब्सिडी वापस किया, है ना, बॉन्ड के रूप में जो लिया फिर वापस किया, हालांकि निगम कर वाला तो पैसा वापस नहीं करेगा, तो इससे जो बचेगा वो कैसे हो जाएगा? अगर ज्यादा खर्चा हो गया, ज्यादा दे दिया, कैसे हो जाएगा? पूंजीगत घाटा। तो पूंजीगत जितना खर्च हुआ, है ना, पूंजीगत जितना आय हुआ, तो खर्च में से आय को घटा देंगे तो उसे कैसे कहलाएगा? पूंजीगत घाटा। एक होता है सार्वजनिक घाटा। सार्वजनिक व्यय से, है ना, सार्वजनिक आय में घटा देंगे तो कैसे हो जाएगा? सार्वजनिक घाटा, ठीक है ना। यानी कि घाटा कहने का मतलब कैसे कि खर्चा ज्यादा हो जाए, ठीक है ना, तो उसे कैसे कहते हैं? घाटा के बजट, घाटा के बजट, चाहे तो घाटा, लॉस बजट, उसको कैसे कहेंगे? लॉस, घाटा या तो फिर घाटा, ठीक है ना। इसके बाद आता है राजकोषीय घाटा।
कौन कोषीय घाटा? राजकोषीय। राजकोषीय मतलब कि फाइनेंशियल डिप्लीकेट, है ना। जब बजट घाटा के ऋण भार का जोड़ देते हैं तो उसे राजकोषीय घाटा कहते हैं। जितना घाटा है उसको में और कर्जा जोड़ देते हैं, ऋण जोड़ देते हैं तो उसे क्या कहते हैं? राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा सबसे प्रमुख घाटा है। जिस पर देश का राजकोषीय घाटा जितना अधिक होगा उस देश की प्रगति उतना ही अधिक बाधा है। जैसे कि जिसको पर कर्ज ज्यादा रहेगा उसका विकास कहाँ से होगा? नहीं ना होगा। इसे क्या कहते हैं? राजकोषीय घाटा बाधा हो जाए। और एक होता है प्राथमिक घाटा। कौन घाटा? राजकोषीय घाटा में ब्याज जोड़ने पर उसे क्या कहते हैं? प्राथमिक घाटा। राजकोषीय घाटा था ओकरा पर शुद्ध जोड़ देंगे तो उसे क्या कह देते हैं? प्राथमिक। एक होता है मौद्रिक घाटा। कौन घाटा? एक नोट छापने पर आय खर्च के कारण लगने वाला घाटा को मौद्रिक घाटा कहते हैं, है ना। और यह तभी लगेगा जब सरकार अत्यधिक नोट छापे या तो फिर डाले, है ना। मौद्रिक घाटा का देखो, सरकार जो है ना नोट छापती है उसके ऊपर उसको खर्चा होता है। जैसे कि मान लो 2000 रुपये का नोट छापा तो उसको कम से कम 2000 का नोट डिजाइनिंग करने में, पेपर लगाने में, ट्रांसपोर्टेशन करने में, कटिंग करने में कम से कम 6, 7, 8 रुपये लग जाता है ना। तो 2000 तो नोट बाद में दिया वैल्यू, सरकार वो नोट को वैल्यू नहीं दे रहा है। जैसे कि सरकार 2000 का नोट बंद कर दी तब वो नोट तो कागज हो गया। 1000 रुपये का नोट बंद कर दी तो उसको 1000 के बनाए में जो पैसा लगा था तो घाटे में चल गया, है ना। वो तो एक माध्यम बना दिया गया है तो उसे कौन सा घाटा कहते हैं? मौद्रिक घाटा। एक होता है योजनागत व्यय। वैसा व्यय जिसमें अनुमान पहले से लगाया जाए, है ना, जिस योजनागत व्यय कहते हैं। जैसे हम लोग प्लान करके जाते हैं कि यार चलेंगे मार्केट में खाएंगे तो पहले प्लान बन गया तो उसमें जितना खर्चा हो योजनागत व्यय, जैसे वेतन, विकासात्मक परियोजनाएं, ठीक ना। और एक होता है गैर योजना व्यय। वैसा व्यय जिसमें पूरा अनुमान सरकार को न हो और जो खर्च होता है तो उसे कैसे कहते हैं? गैर योजना। जैसे कि सहायता राशि, सब्सिडी, है ना, सुरक्षा व्यय, कोई आपदा आ जाए उसमें अंदाजा नहीं था कि इतना खर्चा हो जाएगा, ठीक ना, लेकिन सब खर्चा होता है तो उसे कुछ में आता है? गैर योजनागत व्यय, ठीक ना। अच्छा, इसके बाद आता है कच्ची कि धन के रूप में। कच्ची के रूप में? धन के रूप में, ठीक। देखो धन के रूप में क्या होता है? धन कहने का मतलब कुछ कि जो काम हुआ उसके बाद में जो पैसा मिला कच्ची है धन, ठीक है। तो धन के बारे में पहला बात कहता है कि M1 कौन सा धन होता है? तो जितना लोगों के पास धन है ना, अंदाज लगा सकते हैं कि भारत के पास कितना धन है, ठीक है। तो भारत के पास धन के जोड़ कैसे करें? जैसे कोई एक व्यक्ति काम करता है तो उसका परिवार नहीं, व्यक्तिगत आय हुआ। जैसे कि एक व्यक्ति काम किया दिन भर उसको 100 रुपये मिला तो उसके व्यक्तिगत आय कितना हो गया? 100 रुपये। अगर परिवार में 4 आदमी काम करता है तो उसकी पारिवारिक आय हो गया 400 रुपये, ठीक है। उसी तरह से पारिवारिक गाँव के भी आय होगा, गांव का है, ठीक ना। देश का है तो उसे राष्ट्र आय कहते हैं। राष्ट्र आय कहने को कुछ कि देश में जितना व्यक्ति है सभी के आयों का योग कर दे तो उसे कैसे कहते हैं? राष्ट्रीय आय, ठीक है। जो कि व्यक्तिगत आय दूसरा होता है। व्यक्तिगत आय कहने को राष्ट्र की कुल आय, बट राष्ट्र की कुल जनसंख्या, राष्ट्र की टोटल आदमी के इनकम जोड़ देंगे और राष्ट्र के टोटल संख्या से कैसे कर देंगे? भाग दे देंगे तो उसमें एक के निकलेगा, औसत निकलेगा तो उसे कैसे कहते हैं? तो व्यक्तिगत आय कहता है, ठीक ना। अच्छा, इसमें कहता है कि M1 कहने को कुछ लोगों के पास जितना धन है से, ठीक ना। और बैंक के मांग जितना जमा, बैंक में जितना जमा से, और RBI का धन, ये तीनों जोड़ देते हैं तो उसे कहते हैं M1। क्या कहते हैं? M1, ठीक ना। धन, M1 धन, ठीक है। अच्छा, और M2 किसे कहते हैं? मतलब कितना पैसा, सोचो कि कितना M1 में हो जाएगा, लोगों के पास कितना पैसा होगा, करोड़पति, अरबपति, मुकेश अंबानी, टाटा, सबके जोड़ करके, हम लोग के सबके इनकम जोड़ करके, बैंक में जितना पैसा है उसको भी जोड़ करके, और RBI में जितना पैसा है सब जोड़ करते, इसको कैसे कहते हैं? M1, पैसा ही पैसा, है कि नहीं। और M2 में क्या होता है कि M1 में जितना पैसा था, यानी कि लोग के, बैंक के, RBI के, और एक साथ डाक घर के जितना बचत पैसा जमा वो सब जोड़ देंगे तो कहलाता है M2। M1 से ज्यादा हो गया M2 के पास, है ना। यदि तुमको कहा जाए कि कितना पैसा चाहिए तब सोचो कितना आएगा, M1 या M2? M3 आएगा, ठीक ना। M3 में क्या होता है कि M1 और बैंक में के जितना फिक्स डिपॉजिट है वो पैसा जोड़ देंगे ना तो क्या होता है? M3, ठीक ना। एक होता है M4, है ना। M4 में कितना पैसा आता है? तो M3 मतलब कुछ M1 और बैंक के फिक्स डिपॉजिट और डाक घर के कुल जमा पैसा, तो इसको कैसे कहते हैं? M4। सबसे ज्यादा तरलता M1 में होती है। M1 में कहने को मतलब इसमें कम पैसा है ना। अच्छा, जैसे कि M1 M4 की ओर जाता है धन की मात्रा बढ़ने लगती है, नहीं बढ़ेगा जी, है ना। एक में था, एक खाली लोगों के पैसा था, बैंक में जितना जमा पैसा है वो क्या है, और RBI के पास, और ओकर बाद तो फिर डाकघर के जो पैसा था फिक्स डिपॉजिट वाला से सब, है ना, डाकघर के टोटल पैसा सब जुट गया, माने कि दुनिया देश के पूरा पैसे जुट गया M4 में, है ना। तो M1 से M4 में जाएंगे तो धन की मात्रा कैसे होता है, लेकिन तरलता घट जाती है। तरलता करने को लेकिन मात्रा उतना देखने को नहीं मिलता। जैसे कि देखो घर में मौद्रिक आया है तो रोज रोज देखेगा, बैंक में चल गया तो पशु को पलट कर देखेगा मुद्रा के, है ना, देखेगा आगे, है ना।
आय का कहेगा उसको बेर लिखल का अंक देखा रे बाप रे बाप 500 होले से 1500 हो गई है ना। आप खुश होता है ओकरे पे कि हमारे बैंक का पैसा जा हो गया। आय कहता है कि M4 एक विस्तृत मुद्रा है। कैसे मुद्रा है? एक विस्तृत, जबकि M1 एक संकुचित मुद्रा है, ठीक ना। अब बैंक नियंत्रित करने के लिए बनाई गई नीति को मौद्रिक नीति कहते हैं। बैंक के लिए, बैंक जो कहता है, बैंक भी यही चाहता है कि पैसा कम से कम जाए जनता के पास, कहे कि जनता के पास कम से कम पैसा जाएगा तक कम से कम में जरूरत पूरा करेगा, है ना। और बचत करेगा, तब बचत करेगा तो सब तो देश के पास, तो देश विकास करेगा, ठीक ना। लेकिन जनता कहता है कि हमारे पैसा हमको नहीं देगा, हमको पैसा लेकर के दिन भर डीजे हो जाएगा, सबके परेशान करेगा कि नहीं, जेकरा सब सिस्टम फिर थोड़ा देखो, यानी कि है ना। इसमें क्या होता है कि मौद्रिक नीति, और मौद्रिक नीति M3 पर आधारित होते हैं। मौद्रिक नीति किसके पर? M3, माने कि M1, तो M1 में लोगों के पैसा, बैंक के पैसा, RBI के पैसा, और डाक डिपॉजिट भी पैसा, ठीक ना। अच्छा, सर्वाधिक तरलता किसमें होता है? तो नगद में, है ना। नगद माने कि एकदम नगद तुरंत व्यापार हो जाएगा, कोई तरह के लेन देन नहीं। तरलता कहने को लचीलापन, पैसा दो काम कराओ, ठीक ना। अच्छा, ओकरा से थोड़ा सा ज्यादा तरल होता है कि तुम सोना दे रहा है, सामान ले रहा है, कम सोना दिया कि ज्यादा, इस तरह। ओकरा से ज्यादा कौन में होगा? जमीन में। अपन हो कि ना हो, अगर इस समय और ज्यादा कच्चा होता है हार्डनेस, तो तरलता सब ज्यादा कौन होता है? नगदी में, है ना। एकदम काम तुरंत हो जाता है, ठीक है। ये था कच्ची बजट में, ठीक है।